हेलो दोस्तों, आप सभी को राधे राधे श्याम श्याम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल नॉलेज कॉर्नर में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि ये जो है 14 तारीख से आपका बिहार एसेट का एग्ज़ाम जो है शुरू हो चुका है और उसी के क्रम में जो है हमारी क्लासेज जो है आप सभी के लिए लगातार जारी हैं। अब देखिए, अभी क्या है कि हम जो है आज जो है सोशल साइंस का कुछ सवाल जो है डिस्कस करेंगे और ये जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है जो 7 सितंबर 2023 को आपके बिहार स्टेट में पूछे गए थे। अगर आप इस सेशन को देखेंगे तो आप सभी लोग जो है बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो जाएंगे, क्योंकि आप सभी लोगों को लग रहा होगा कि ये स्टेट के क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो हमने पढ़े नहीं होंगे। तो अगर आपने जो है बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी की है और आपने अगर हिस्ट्री, ज्योग्राफी या आपने पॉलिटिकल साइंस या जिसको हम पॉलिटी भी बोलते हैं, इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं, अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो आराम से आप जो है इस एग्ज़ाम को क्लियर कर लेंगे। आपकी ये कन्फ्यूजन अभी थोड़ी देर में दूर हो जाएगी। और आज जो है हम आप सभी के लिए जो है इम्पोर्टेंट 40 प्रश्न लेकर आए हैं और अगर आपका सेशन में रिस्पांस बढ़िया रहा तो हम जो है एक क्लास में आपको सारे के सारे जो है हमारे एसएसटी के 150 सवाल भी हम करवाने वाले हैं। तो आप सभी लोग जो है सेशन में लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सभी के लिए ये आपका सेशन। और जिन लोगों ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो हम आगे बढ़ते हैं और हमारा जो है पहला सवाल देखते हैं। देखिए, इस क्लास की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन आप देख लीजिए, वास्को डिगामा। ठीक है, वास्को डिगामा कहाँ का निवासी था? ये जो है मैं पहले ही बता दूँ कि ये जो है आपका 7/9/2023 का क्वेश्चन पेपर है, सोशल साइंस का, शिफ्ट 3 में ये पूछा गया और ये जो है पेपर 1 के लिए है, मतलब 9वीं और 10वीं के लिए है, माध्यमिक के लिए है, याद रखिएगा। और ये जो हुआ था एग्ज़ाम, ये देखिए, अगर आप सवाल देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कितना इजी एग्ज़ाम होता है। और अभी मैंने आपको जो है हाल ही में जो है फ्रांसीसी क्रांति पढ़ाई है, उसमें से आपको इसमें बहुत सारे सवाल देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आपने एनसीईआरटी और एससीईआरटी आपने पढ़ी है मेरे साथ तो आप ज़रूर एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेंगे और आराम से कर लेंगे, काफ़ी ज़्यादा अच्छे मार्क्स से कर लेंगे। ठीक है, तो अच्छे मार्क्स आपके आपके आएंगे। आप केवल और केवल इस वीडियो को देखिएगा। देखिए, वास्को डिगामा कहाँ का निवासी था? तो आप सभी लोग जानते हैं वास्को डिगामा जो है ये पुर्तगाल का निवासी था। ठीक है, पुर्तगाल का निवासी था, तो इसका बी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। पहले ये केप ऑफ गुड होप पे आया था, वहाँ पर इसको एक जो है हिंदुस्तानी व्यापारी मिल गया था, उसका नाम था अब्दुल माजिद, और वहाँ से इसको जो है भारत आने का रास्ता मिल गया। और ये जो है सबसे पहले कहाँ पर आया था? तो ये कालीकट। ठीक है, कालीकट कहाँ है? तो ये केरल में आया था और वहाँ के जो है शासक जमहूरियत ने इसका बहुत ज़ोरदार तरीके से स्वागत भी किया था। और पहले ये भी लोग जो है धीरे व्यापारी बन के आए थे और फिर अपने अपने उपनिवेश इन्होंने स्थापित कर लिए। तो ये सारी चीज़ें आप लोग जानते होंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या कह रहा है कि यूरोप वासियों ने दिशा सूचक यंत्र का ज्ञान जो है ये किन से सीखा? तो यूरोप वासी जो है ये दिशा को जो है जो है ये सूचक यंत्र का प्रयोग करना नहीं जानते थे और इन्होंने सीखा किससे? तो ये अब सभी आपके एनसीईआरटी में दिया गया है, मैंने आपको पढ़ाया भी हुआ है और ये क्वेश्चन भी आपको मैंने कराए हुए हैं। अगर आपने हमारी एनसीईआरटी एक्सप्रेस की सीरीज़ नहीं देखी है तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, आप उसको भी देख लीजिएगा। देखिए, इन्होंने किससे सीखा था? तो इन्होंने जो है अरबों से सीखा था। ठीक है, अरबों से सीखा था, सी विकल्प जो है इसका वो हमारा सही हो जाएगा। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, इंग्लैंड में स्टाम्प एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? स्टाम्प एक्ट जो है ये किस वर्ष जो है पारित किया गया था? और ये एक बड़ा कारण था जिसकी वजह से जो है आपके, अगर आप अमेरिका का जो है स्वतंत्रता संग्राम पढ़ेंगे तो उसमें स्टाम्प एक्ट की जो है काफ़ी ज़्यादा भूमिका थी स्वतंत्रता संग्राम जो है शुरू कराने में और 13 उपनिवेश को जो है आज़ाद करवाने में। तो ये 1765 में आया था। कब आया था? 1765 में। तो इसका हमारा कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? ए विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। देखिए, मैंने आपको जो है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का एक वर्ल्ड हिस्ट्री में एक पढ़ाया हुआ है एक क्लास में, आप उसको भी देखिएगा, ज़रूर देखिएगा। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों का सेनापति कौन था? अंग्रेजों का सेनापति कौन था? अब देखिए, अंग्रेजों का सेनापति वही था जो भारत में आके वायसराय बना था और ये वहाँ जो है बुरी तरीके से हारा था। ठीक है, बुरी तरीके से हारा था और वहाँ इसने जो है सरेंडर कर दिया था और फिर इसको जो है भारत का वायसराय बना के भेजा गया था, या हम कहते हैं गवर्नर जनरल बना के भेजा गया था। तो इसका क्या नाम था? तो इसका नाम था कॉर्नवालिस। ठीक है, इसका नाम था कॉर्नवालिस। सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो अभी मैंने जो है
पिछली 2 क्लासेज में एनसीईआरटी क्लास 9 की जो है आपको हिस्ट्री पढ़ाई है, उसमें मैंने फ्रांस की क्रांति के बारे में आपको सभी घटनाएं जो है बताई हुई हैं। तो इसका कौन सा जवाब सही हो जाएगा? तो ये हमारा जो है बी विकल्प सही हो जाएगा। 14 जुलाई को जो है फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस जो है मनाया जाता है। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए कह रहे हैं प्रथम स्टेट में कौन आते थे। अब मैंने आपको बताया था 2 दिन पहले ही मैंने आपको क्लास ली थी वर्ल्ड हिस्ट्री की, कि जो है फ्रांसीसी समाज जो है 3 स्टेट में बटा हुआ था। पहला स्टेट, दूसरा स्टेट और तीसरा स्टेट। पहले स्टेट में आपके पादरी आते थे, दूसरे स्टेट में आपके कुलीन वर्ग आते थे, और तीसरे स्टेट में जो है आपके सर्वसाधारण अमीर किसान और लेबर, ठीक है, और बड़े व्यापारी, ये सभी लोग जो है वकील, ये सभी लोग जो है तीसरे स्टेट में आते थे। और केवल जो है तीसरे स्टेट के लोग ही जो है वो कर जमा करते थे, और इन्हीं पर जो है करों का जो है भुगतान करने का पूरा प्रेशर रहता था। तो इसमें कौन आ जाएगा प्रथम स्टेट में? तो ये पादरी हो जाएगा। ठीक है, इसका बी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। बी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए आप बिना सेशन को लाइक किए मत जाइएगा, क्योंकि ये सारी मेहनत जो है वो आप ही के लिए हो रही है। देखिए मीन कैंप किसकी रचना है? मीन कैंप जो है ये हिटलर की आत्मकथा है। ठीक है, हिटलर की आत्मकथा है। ये आपके बीपीएससी टीआरई 4 में भी ये सवाल आपका पूछा गया था। तो ये किसकी रचना है? तो ये हिटलर की है, और हिटलर की आत्मकथा का नाम है मीन कैंप। ठीक है, मीन कैंप है, याद रखिएगा इसको भी। आगे अगर पूछ ले थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करके कि मीन कैंप जो है किसकी रचना है, अभी तो पूछा है, और आगे पूछ लेगा कि हिटलर की आत्मकथा का क्या नाम है, तो ये भी जो है मीन कैंप नाम है, याद रखिएगा। आगे देखिए नाजीवाद जो है ये किस सिद्धांत का विरोधी था? नाजीवाद जो है ये किस सिद्धांत का विरोधी था? तो ये सैनिकवाद का भी विरोधी नहीं था, पूंजीवाद का भी विरोधी नहीं था, उग्रवाद का भी नहीं, ये जो है सोशलिज्म का विरोधी था, समाजवाद का। तो इसका डी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। और मैं ये जो सारे आंसर आपको बता रहा हूँ ये कोई अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ, ये ऑफिशियल जो आंसर की है और ऑफिशियल जो उत्तर जारी किया गया है जो है बिहार गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है, या जो है बिहार विद्यालय समिति की तरफ से हम कह सकते हैं, ठीक है, उसके द्वारा मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो बिल्कुल इसमें कन्फ्यूजन वाली कोई बात नहीं है। जितने भी ऑप्शन मैं आपको बताऊंगा वो सही होने वाले हैं। आगे देखिए द्वितीय विश्व युद्ध में पहला परमाणु बम जो है कहाँ गिराया गया था? द्वितीय विश्व युद्ध में पहला परमाणु बम जो है ये कहाँ गिराया गया था, या पहला एटम बम जो है ये कहाँ पर गिराया गया था? तो ये जो है आपका हिरोशिमा पर गिराया गया था। हिरोशिमा पर बी विकल्प जो है हो जाएगा। इसके बाद जो है नागासाकी पर गिराया गया था। आगे देखिए हमारा 10वां सवाल क्या कह रहा है कि रूस जापान युद्ध जो है कब हुआ था? रूस जापान युद्ध जो है कब हुआ था ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका 1905 में हो जाएगा। ठीक है, 1905 में हो जाएगा। अगर आप जो है हमारे साथ जुड़े रहेंगे, एनसीईआरटी आप जो मैंने पीडीएफ आपको पहले ही दे दी है एनसीईआरटी एससीईआरटी की, तो आप उसको भी एक बार जरूर पढ़िएगा। वहाँ से आपके सारे हिस्ट्री ज्योग्राफी के पोर्सन, अगर जिनको भी हिस्ट्री ज्योग्राफी का एग्जाम देना है एसएसटी में, उनका पोर्सन आपका कवर हो जाएगा। तो इसका ए विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए अगला सवाल कह रहा है बहुत ही आसान से सवाल है, आपको डरने की एकदम ज़रूरत नहीं है, आपको बस रिलैक्स होकर जो है पढ़ना है, और आराम से आपका जो है पेपर क्वालिफाई हो जाएगा। देखिए प्रथम विश्व युद्ध कितने वर्षों तक चला था? 11वें नंबर का सवाल है। तो आप सभी लोग जानते हैं 1914 से लेकर 1918 तक जो है प्रथम विश्व युद्ध चला था। तो ये जो है 4 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, 4 वर्ष हो जाएगा। सी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए बिरसा मुंडा ने ईसाई मिशनरियों पर हमला कब किया? तो ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको कराए हुए हैं। ये PYQ भी है बीपीएससी के द्वारा, 71वीं बीपीएससी, 69वीं बीपीएससी, 38वीं बीपीएससी, इन सभी में ये सब सवाल ऐसे मिलते जुलते सवाल पूछे भी गए हैं। तो बिरसा मुंडा ने जो है ईसाई मिशनरियों पर हमला जो है ये कब किया था? तो ये 24 दिसंबर 1889 की घटना है। ठीक है, 24 दिसंबर 1889 की घटना है। इसका ए विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। और आप सभी लोग जानते हैं कि मुंडा विद्रोह या उलगुलान विद्रोह जो है कब हुआ था? तो ये 1899 से 1900 के बीच हुआ था। ये भी आप सभी लोग जानते हैं। आगे देखिए अगला सवाल कह रहा है कि अंगूर की खेती को क्या कहा जाता है? बहुत ही आसान सा सवाल है, आप सभी लोग जानते हैं। ऑप्शन सही आप एलिमिनेट कर देंगे। रेशम उत्पादन नहीं है, फूल उत्पादन भी नहीं है, इसके अलावा बागवानी उत्पादन भी नहीं है। ये आपका जो है अंगूर उत्पादन हो जाएगा। ठीक है, अंगूर उत्पादन हो जाएगा। अब बी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए धान के रूप में जाना जाता है, को धान के रूप में जाना जाता है। अब इससे ज़्यादा आसान सवाल आपको क्या ही मिलेगा? ठीक है, किसको जो है धान के रूप में जाना जाता है? जो उत्तर भारतीयों का जो है प्रमुख भोजन है क्या है? चावल। अब चावल को जो है धान के रूप में जाना जाता है। आप सभी लोग जानते हैं जब जो है धान की फसल लगती है तो मुख्यतः जो है ये धान ही होता है। इसके बाद आपको मशीन में आप इसको जो है इसका छिलका जो है निकलवा देते हैं, तब ये जाके चावल बनता है। तो इसका जो है सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए निम्नलिखित में से कौन सा देश चावल का सबसे प्रमुख उत्पादक है? निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है चावल का प्रमुख उत्पादक है? तो ये आपका कौन सा देश हो जाएगा? तो ये चाइना हो जाएगा। ठीक है, चाइना हो जाएगा। ए विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16 आपसे क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश आमतौर पर जो है वाणिज्यिक कृषि का अभ्यास करता है?
ठीक है। तो वाणिज्यिक कृषि का अभ्यास कौन सा देश आमतौर पर करता है, तो ये आपका हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका, ए विकल्प जो है सही हो जाएगा। आपने देखा भी होगा कि अभी जो है टैरिफ को लेके कितना ज़्यादा वो चल रहा था, और अमेरिका ये कह रहा था, डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे थे कि वहाँ के बने जो है डेयरी उत्पाद और जो है जो कृषि की वहाँ के प्रोडक्ट हैं उनको भारत में अलाउ कर दिया जाए। तो भारत में जो है बड़े पैमाने पर ये प्रोडक्ट आएंगे, और फिर जो है कुछ दिन बाद जो है प्रॉब्लम हो जाएगी, इसीलिए जो है इसको अलाउ नहीं किया गया था, और इसी की वजह से जो है इतना ज़्यादा टैरिफ भारत पे लगाया गया है। आगे देखिए, इसे विकसित होने में लगभग 1 वर्ष लगता है। तो देखिए, चावल को विकसित होने में 1 वर्ष नहीं लगता है, आप सभी लोग जानते हैं। मक्का को भी नहीं लगता, बाजरा को भी नहीं लगता, गन्ने को लगता है। गन्ना जो है पूरा साल भर जो है ये आपके खेत में खड़ा रहता है। तो बी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 आपसे क्या कह रहा है कि रेशम के धागे के उत्पादन के लिए रेशम के कीड़े के पालन के लिए जाना जाता है। रेशम के धागे के उत्पादन के लिए रेशम के कीड़े के पालन के लिए जाना जाता है। तो क्या हो जाएगा, देखिए इसमें से एक ही ऑप्शन आपको सही लग रहा होगा, और बहुत ही आसान सा सवाल है, रेशम उत्पादन। ठीक है, रेशम उत्पादन भी कहा जाता है इसको। देखिए, निम्नलिखित में कौन कृषि की एक प्रणाली का वर्णन करता है जहाँ एक बड़े क्षेत्र में एक ही फसल उगाई जाती है। जहाँ एक बड़े क्षेत्र में जो है एक ही फसल उगाई जाती है। अब वो स्थानांतरणशील कृषि तो है नहीं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है कुछ दिन बाद जो है जगह ही बदल दी जाती है। आपका बागवानी भी नहीं होगा, ठीक है, बागवानी भी नहीं होगा। ये जो होगा आपका कौन सा हो जाएगा, तो ये आपका जो है आपका वृक्षारोपण कृषि हो जाएगी, क्योंकि इसमें जो है वृक्ष को लगा दिया जाता है और लंबे समय तक जो है एक ही फसल उगाई जाती है। तो इसका बी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। आगे देखिए, यूएनओ को किस वर्ष जो है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन इसका पूरा नाम है, और इसे जो है किस वर्ष नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका 2001 हो जाएगा। ठीक है, 2001 हो जाएगा। सी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए, सेशन में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि आप सभी लोग जो है सेशन को अगर लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, क्योंकि आपका कमेंट जो है और लाइक हमारे लिए एज अ मोटिवेशन वर्क करता है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव संयुक्त राष्ट्र संगठन के किस परिषद अंग का जो है प्रमुख होता है। ठीक है, किस परिषद अंग के जो है प्रमुख होते हैं। संयुक्त जो है राष्ट्र महासचिव जो होते हैं ये कौन से जो है अंग के जो है प्रमुख होते हैं, तो ये आपका हो जाएगा सचिवालय, सेक्रेटरीट जो होता है इसके जो है प्रमुख होते हैं संयुक्त राष्ट्र महासचिव। ठीक है, तो इसका डी विकल्प जो है ये आयोग ने सही माना है, तो इसका डी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है राष्ट्रसंघ के विचार के लिए कौन अमेरिकी राष्ट्रपति जिम्मेदार थे। अब पहले जो है विश्व युद्ध के बाद आपका राष्ट्रसंघ बना था, जिसे हम लीग ऑफ नेशंस भी कहते हैं, याद रखिएगा, लीग ऑफ नेशंस। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार था, तो इसका नाम था जो अमेरिकी राष्ट्रपति थे उनका नाम था वुडरो विल्सन। ठीक है, वुडरो विल्सन था इनका नाम, और इन्होंने जो है ये विचार दिया था कि हमें जो है लीग ऑफ नेशंस का निर्माण करना चाहिए। लेकिन क्योंकि लीग ऑफ नेशंस जो है ये द्वितीय विश्व युद्ध को जो है रोकने में असफल रहा, इसीलिए जो है इसको मिटा दिया गया था, और फिर जो है संयुक्त राष्ट्र बनाया गया था। अब देखिए, उस समय की बात ये थी कि देखिए अमेरिका ने जो है आइडिया तो दिखा दिया और नाम भी बता दिया कि राष्ट्रसंघ के लिए हमें जो है राष्ट्रसंघ बनाना चाहिए, लेकिन अमेरिका जो है अमेरिका जैसा पावरफुल कंट्री जो है खुद राष्ट्रसंघ का सदस्य नहीं बना, तो इसीलिए जो है ये कहीं ना कहीं विफल हो गया। और आगे चलकर अगर हम फ्रैंकलिन रूजवेल्ट का बात करें तो ये भी एक जो है अमेरिकी राष्ट्रपति थे, और इन्होंने ही जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का नाम जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो बना था उसका नाम इन्होंने सुझाया था। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, अगली बार ये भी आपसे पूछ सकता है। आगे देखिए, चार्टर सदस्यों के अलावा कितने अन्य राष्ट्र संघ के सदस्य बने, कितने अन्य राष्ट्र जो है ये संघ के सदस्य बने थे चार्टर के अलावा। तो ये आपका आयोग ने जो इसका सही जवाब माना है वो आपका 21 देश माना है, तो आप भी जो है 21 को सही मानेंगे। डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। आगे देखिए, रॉलेट कानून किस उद्देश्य से लाया गया था। अब आप सभी लोग जानते हैं रॉलेट एक्ट के बाद जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, और ये इसीलिए आया था ताकि जो है क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाया जा सके, और किसी भी व्यक्ति को शक के आधार पर उठाकर जो है जेल में बंद कर दिया जाता था बिना मुकदमा और बिना किसी दलील के। तो इसका बी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए आपका रॉलेट एक्ट कानून जो है ये लाया गया था। देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जाँच के लिए जो है सरकार ने किस समिति का गठन किया था, तो ये आपका हंटर समिति थी। आप सभी लोग जानते हैं, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है आधुनिक इतिहास में, मॉडर्न हिस्ट्री में, कि ये जो है हंटर समिति थी, याद रखिएगा। इसका ए विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब और कहाँ हुआ था, तो अखिल भारतीय जो है
किसान सभा का गठन आप सभी लोग जानते हैं 1936 में हुआ था लखनऊ में, 1936 में हुआ था लखनऊ में। बाकी बिहार प्रांतीय किसान सभा का आप सभी लोग जानते हैं ये 1929 की बात है। ठीक है, तो अखिल भारतीय किसान सभा जो हो जाएगा स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा ये जो है आपका लखनऊ में किया गया था। औद्योगिक क्रांति का अर्थ क्या है? तो औद्योगिक क्रांति का अर्थ क्या है ये आप याद रखिएगा, राज्य सत्ता में परिवर्तन नहीं होता है, सामाजिक व्यवस्था में भी परिवर्तन नहीं होता है, वितरण प्रणाली में भी परिवर्तन नहीं होता है, ये होता है उत्पादन में परिवर्तन। उत्पादन में परिवर्तन कैसे हो जाएगा? देखिए पहले लोग हाथ से काम करते थे और हाथ से जो है प्रोडक्ट बनाते थे, तो उत्पादन में कहीं ना कहीं जो है वो गिरावट आती थी। अब जब मशीन से काम होगा तो उत्पादन में ही तो परिवर्तन होगा। पहले जहाँ एक प्रोडक्ट बन रहा था 1 घंटे में, वहीं 100 प्रोडक्ट 1 घंटे में बनेंगे, तो उत्पादन में परिवर्तन हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग लगाने की बात थी, तो इसका सी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। आगे देखिए, लंदन में विश्व की पहली भूमिगत रेल का आरंभ कब हुआ था? लंदन में विश्व की जो है पहली भूमिगत रेल का आरंभ कब हुआ था? ये थोड़ा सा अच्छा सवाल है और इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका 10 जनवरी 1863 हो जाएगा। ठीक है, 10 जनवरी 1863 हो जाएगा। इसका जो है बी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। आगे देखिए, अच्छा सवाल है, कह रहा है पटना का पुराना नाम क्या था? पटना का जो है पुराना नाम क्या था आपको बताना है। तो क्या पाटलिपुत्र था या कुसुमपुर था या अजीमाबाद था? अब देखिए उपयुक्त सभी दे दिया है, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाएगा क्योंकि आप लोगों ने कुसुमपुर भी पढ़ा होगा और पाटलिपुत्र भी पढ़ा होगा, लेकिन आप लोगों ने जो है अजीमाबाद नहीं पढ़ा होगा। और इसका सही विकल्प जो हो जाएगा ये आपका डी विकल्प हो जाएगा। उपयुक्त तीनों जो है ये पटना के ही पुराने नाम है, याद रखिएगा। आगे देखिए, आर्थिक मंदी जो विश्वव्यापी आर्थिक मंदी के बारे में आपने सुना होगा, मैंने आपको सवाल भी कराए हैं और यही जो है आपके तीसरे सवाल में मतलब 30 नंबर का जो सवाल है इसमें पूछा गया है कि विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था। ठीक है, विश्वव्यापी आर्थिक संकट जो है किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो आप सभी लोग जानते हैं ये ना तो 1918 में हुआ था, ना 1922 में हुआ था, ना ही 1930 में। ये जो हुआ था वो 1929 की घटना है, याद रखिएगा। सी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। आगे देखिए, प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद किसके द्वारा देखिए 2 बार यहाँ पर जो है टाइप हो गया है, किसके द्वारा। तो किसके द्वारा यूरोप की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया गया? जो पहला विश्व युद्ध हुआ 1914 से 1918 के बाद, इसके बाद जो है यूरोप की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने का प्रयास जो है ये किसके द्वारा किया गया था? तो ये जो है अमेरिका के द्वारा किया गया था। तमाम तरह की योजनाएं निकाली गई थी और इसके द्वारा जो है इनको जो है लोन चुकाने में और इनकी अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में जो है अमेरिका ने काफ़ी ज़्यादा मदद की थी। लेकिन उसके बाद जो है विश्वव्यापी आर्थिक मंदी आ गई और अमेरिका का जो है शेयर बाजार ही पूरी तरह से लुढ़क गया, इसीलिए जो है फिर से ज़्यादा दिक्कत हो गई थी यूरोप में। आगे देखिए, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 32 हमारा कह रहा है कि सार्क का मुख्यालय जो है कहाँ स्थित है? सार्क का जो है मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये ढाका में है या काठमांडू या नई दिल्ली या इस्लामाबाद? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका नेपाल के काठमांडू में जो है सार्क का मुख्यालय उपस्थित है। तो बी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए, भारत में पहला छापाखाना किन लोगों ने स्थापित किया था या किन लोगों ने लगाया था? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, आप सभी लोग जानते हैं कि पहला छापाखाना जो लगाया गया था ये जो है पुर्तगालियों के द्वारा लगाया गया था। ठीक है, पुर्तगालियों के द्वारा लगाया गया था। तो हमारा जो है कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? विकल्प बी जो है वो हमारा सही हो जाएगा। आगे देखिए, कह रहा है भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों को छूती है? भारत की स्थलीय सीमा जो है ये कितने देशों को जो है छूती है? तो ये जो है आपका कौन सा देश हो जाएगा? 7 देश। ठीक है, 7 देश हो जाएगा। और आप सभी लोग जानते हैं कि 7 देश कौन कौन से हो जाएंगे। देखिए, अगर मैं बात करूं, अगर हम मोटा मोटा एक भारत का ऐसे मैप बना दें तो आप यहाँ पे देखेंगे कि आपका जो है वो हो जाएगा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इधर आपका नेपाल हो जाएगा, भूटान हो जाएगा, बांग्लादेश हो जाएगा, चाइना हो जाएगा। इसके अलावा अब कौन से देश जो है ये जो है भारत की स्थलीय सीमा लगती है आपको बताना है। देखिए, यहाँ पर मैंने आपको कितने देश बता दिए? यहाँ पर मैंने आपको 6 देश बता दिए हैं। अब एक देश जो है वो आपको बताना है कि कौन सा हो जाएगा। मैंने आपको कौन कौन सा बताया? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको क्या बता दिया? इसके अलावा मैंने आपको बांग्लादेश बता दिया। अब एक देश कौन सा है ये आपको बताना है कि ये एक देश कौन सा है, ये आप मुझे बताएंगे। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से जो है कौन सा देश जो है ये सार्क का सदस्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा जो है सार्क का सदस्य नहीं है? तो देखिए, नेपाल जो है ये सार्क का सदस्य है, भारत भी है। बाकी नेपाल के काठमांडू में सार्क का मुख्यालय भी है, मालदीव भी है। लेकिन आपका जो चाइना है, ये चीन जो है ये सार्क का सदस्य नहीं है। तो डी विकल्प जो है इसका वो हमारा सही हो
जाएगा। आगे देखिए गिलगित गार्ज जो है ये किस नदी पर स्थित है। गिलगित गार्ज जो है ये किस नदी पर स्थित है आपको बताना है। गार्ज क्या होता है वैसे, गार्ज जो होता है जो दो घाटियों के बीच का रास्ता हो जाए तो नदी के द्वारा काट के निर्मित किया जाता है पहाड़ों को। तो ये कौन सी नदी पर निर्मित है, तो ये आपका जो है सिंधु नदी पर निर्मित है। याद रखिएगा सिंधु नदी पर, ए विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। आगे देखिए सांभर झील, देखिए ये भी क्वेश्चन मैंने आपको कराया हुआ है, मैंने आपको ट्रिक के माध्यम से भी करवाया था कि सांभर झील जो है ये आपका राजस्थान में है। बाकी आपका गुजरात में जो है आपका मणिपुर में कौन सा झील है, लोकटक, ठीक है, लोकटक झील जो है मणिपुर में है। इसके अलावा चील-उड़, ठीक है, चील-उड़ से मैंने आपको याद करवाया था कि चिल्का झील जो है वो आपका उड़ीसा में है, ठीक है। चिल्का झील, चील-उड़ का मतलब जो है चिल्का, चील से जो है चिल्का हो जाएगा और उड़ से मतलब उड़ीसा हो जाएगा। तो ऐसे करके मैंने आपको शॉर्टकट में बताया था। वुलर झील कहाँ पे है, तो जहाँ पर वुलन के कपड़े पहने जाते हैं, जहाँ पर ठंडी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ठंडी कहाँ पे होती है, कश्मीर में ज़्यादा ठंडी होती है, तो ये जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। शेषनाग, वेरीनाग, ये सभी जो है ये जम्मू कश्मीर में है, ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका विकल्प डी जो है ये सही हो जाएगा। सांभर झील जो है ये राजस्थान में है और ये खारे पानी की झील है। आगे देखिए निम्न में से कौन सी नदी जो है ये भ्रंश घाटी में होकर बहती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है ये भ्रंश घाटी में बहती है। अब आप एक चीज़ ये समझ लीजिए, जितनी भी जो नदियाँ हैं वो आपका जो पश्चिम की तरफ बहती हैं या पूर्व की तरफ बहती हैं, इनमें से आपको समझने वाली बात है जो हमारी पश्चिम की तरफ बहती हैं, ठीक है, पश्चिम की तरफ बहती हैं, ये हमारा पूर्व हो गया और ये हमारा जो है ये पश्चिम हो गया, ठीक है। अब जितनी भी नदियाँ जो है ये हमारी पूर्व की तरफ बहेंगी, ये जो है भ्रंश घाटी में नहीं बहती हैं। हमारी जो पश्चिम की तरफ बहने वाली कुछ नदियाँ हैं ये हमारी भ्रंश घाटी में बहती हैं। जैसे आपकी नर्मदा हो गई, ठीक है, नर्मदा और तापी जो है ये भ्रंश घाटी में बहने वाली दो नदियां हैं, तो ये आपका सी विकल्प सही हो जाएगा, नर्मदा, ठीक है। बाकी कृष्णा, गोदावरी और महानदी जो है ये सभी जो है दक्षिण भारत की नदियां हैं और ये सभी जो है ये बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती हैं और नर्मदा नदी जो है ये आपकी अरब सागर में जाकर मिलती है। तो इसका सी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 39 आपसे क्या कह रहा है, निम्नलिखित में